हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चों मेरी बात बताओ। मेरे को एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 3 बहुत अच्छे से समझ लिया था। बताओ समझा था कि नहीं समझा था? यस सर। सेक्शन 3 क्या बताता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वेरी गुड बेटा। सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बताता है। सेक्शन 3 क्या बोलता है? बेसिकली बच्चों जो सेक्शन 3 है, जो बेसिकली बच्चों क्या है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी जब आप एक क्या बना रहे हो, कंपनी बना रहे हो। जैसे मैंने क्या बताया, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी कंपनी बनाने के लिए। तो मैंने बताया कि अगर आप कंपनी बना रहे हो, क्या बना रहे हो बेटा, अगर आप कंपनी बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो कंपनी बना रहे हो वो लिमिटेड बाय शेयर बनाना चाहते हो या लिमिटेड बाय गारंटी बनाना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो कंपनी बनाना चाहते हो वो लिमिटेड बाय शेयर बनाना चाहते हो या लिमिटेड बाय गारंटी बनाना चाहते हो। दूसरा आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो या प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो या 1% कंपनी बनाना चाहते हो। तीसरा मैंने बताया कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो लॉफुल पर्पस के लिए बनानी पड़ेगी। और लास्ट अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने कल की क्लास में, फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, लास्ट अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि जो लोग कंपनी बनाते हैं उन्हें प्रमोटर बोलते हैं। जब वो प्रमोटर्स कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल को साइन कर देते हैं, जब वो प्रमोटर्स कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल को साइन कर देते हैं, तो वही प्रमोटर कंपनी के अंदर क्या कहलाते हैं बेटा? सब्सक्राइबर कहलाते हैं। वही प्रमोटर कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर कहलाते हैं। और जब बेटा जो सब्सक्राइबर है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो बेटा कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद, जब बेटा कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो बेटा कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद वही सब्सक्राइबर्स कंपनी के क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। बताइए ये चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? बोलिए स्टूडेंट्स, यस और नो? यस सर। बता दी थी। तो वहां पर आकर हमारा सेक्शन 3 फिनिश हो गया था क्या? यस सर। अच्छा, अब बेटा अगर आप देखोगे तो मैंने सेक्शन 3 के अंदर ये पूरा पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 पढ़ा दिया था। अब बेटा सेक्शन 3 के अंदर ही 1% कंपनी के प्रोविजंस हैं। सेक्शन 3 में बेटा किसके प्रोविजन है बताओ? 1% कंपनी के। तो अब मैं आपको जो सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा, अब जो बेटा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 3 में मैं आपको 1% कंपनी के प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। किसके प्रोविजंस पढ़ाऊंगा बेटा सेक्शन 3 में? अब मैं आपको सेक्शन 3 में बेटा मैं अब आपको 1% कंपनी के प्रोविजंस पढ़ाऊंगा। किसके प्रोविजन पढ़ेंगे बेटा? 1% कंपनी के। अब देखो 1% कंपनी का सबसे पहला जो मेन प्रोविजन है वो सुनो। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे 1% कंपनी क्या होती है, तो बेटा 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है ना, 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है, 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है वो बेटा सेक्शन 2 के क्लॉज 62 में 1% कंपनी की जो बच्चों डेफिनेशन है वो कहां पर है मैं आपको बता देता हूं बेटा। सेक्शन 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के क्लॉज 62 के अंदर है। तो बेसिकली आप एक काम करो, सबसे पहले तो कॉपी के अंदर 1% कंपनी की डेफिनेशन लिखो। कॉपी में अगर आप हेडिंग बनाएंगे 1% कंपनी की, तो आप एक चीज समझो, 1% कंपनी की जो डेफिनेशन है, 1% कंपनी की बेटा जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो बेटा सेक्शन 2 के क्लॉज 62 में है। लेकिन बेटा 1% कंपनी के जो लीगल प्रोविजंस हैं, 1% कंपनी के बच्चों जो लीगल प्रोविजंस हैं वो बेटा सेक्शन 3 में है। 1% कंपनी के जो लीगल प्रोविजंस है बेटा वो सेक्शन 3 में है। तो पहले हम लोग 1% कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम बेटा 1% कंपनी के लीगल प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो सर डेफिनेशन बोलती है 1% कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी having only one person as a member, having only one person as a member,
हैविंग ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि 1% कंपनी क्या है, तो बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि जो 1% कंपनी है वो होती बेटा प्राइवेट कंपनी है। समझना इस चीज को बेटा, 1% कंपनी होती एक प्राइवेट कंपनी है। आप समझो 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। तो जैसे आज 1% कंपनी भी है, उसमें भी शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, या जो 1% कंपनी भी है वो भी पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती कि आके आप हमारे क्या खरीदो, शेयर्स खरीदो। तो बेटा एट द एंड ऑफ द डे जो 1% कंपनी भी है वो होती प्राइवेट कंपनी है। लेकिन बेटा 1% कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा मेंबर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही बंदा मेंबर होता है। तो आप मेरे से पूछोगे 1% कंपनी क्या है, तो मैं बोलूंगा 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें ओनली 1% मेंबर है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप मेरे से पूछोगे 1% कंपनी क्या है, तो मैं बोलूंगा 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक ही बंदा क्या है, मेंबर है। अच्छा बेटा 1% कंपनी के जो लीगल प्रोविजंस है वो हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा लीगल प्रोविजंस पे डिस्कशन। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये जो 1% कंपनी के लीगल प्रोविजंस हैं, ये जो बेटा 1% कंपनी के लीगल प्रोविजंस हैं, वो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन 3 में है। और सेक्शन 3 में इसको पढ़ने के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा, इसको आपको रेफर करना पड़ेगा, आपको रेफर करना पड़ेगा पेज 2.2 ऑफ द बुक। आपको हमारी बुक का पेज नंबर 2.2 रेफर करना पड़ेगा 1% कंपनी के लीगल प्रोविजंस पढ़ने के लिए। फिर बोल रहा हूं, आपको बुक का पेज नंबर 2.2 रेफर करना पड़ेगा 1% कंपनी के लीगल प्रोविजंस पढ़ने के लिए। अब बेटा आपने जब चार्ट बना लिया, उसके बाद जो पार्ट में आपको समझा रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है। अब ये जो एक बार आपने चार्ट बना लिया, इसके पार्ट बाद का जो पार्ट में आपको समझा रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है, वो सिर्फ आपको समझना है। रीडिंग हम उसकी बुक से ही करेंगे। अब बेटा सेक्शन 3 सबसे पहली चीज तो ये बोला कि अगर मान लो राम करके एक बंदा है और इस राम ने मान लो एक 1% कंपनी बना ली, राम ने एक 1% कंपनी बना ली, राम ने अपनी 1% कंपनी का नाम रखा मान लो कृष्णा, राम ने अपनी 1% कंपनी का नाम रखा मान लो कृष्णा ओपीसी लिमिटेड। राम ने अपनी 1% कंपनी का नाम रख लिया मान लो कृष्णा ओपीसी लिमिटेड। अब सर लॉ बोला 1% कंपनी में जो एक सिंगल सब्सक्राइबर है, लॉ बोला 1% कंपनी में जो क्या है, एक सिंगल सब्सक्राइबर है, बोले इस सिंगल सब्सक्राइबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। इस सिंगल सब्सक्राइबर को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, बोले इस सिंगल सब्सक्राइबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। सपोज करो राम ने अपना नॉमिनी बना दिया लक्ष्मण को, सपोज करो राम ने अपना नॉमिनी बना दिया लक्ष्मण को। अब लॉ बोला ये जो नॉमिनी है इसका नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा, ये जो नॉमिनी है इसका नाम लॉ बोला मेमोरेंडम में लिखा हुआ होगा। और बोले मेमोरेंडम के अंदर भी ये जो नॉमिनी है, बोले इसका नाम मेमोरेंडम के अंदर एक नॉमिनेशन क्लॉज आता है, मेमोरेंडम के अंदर एक नॉमिनेशन क्लॉज होता है, वहां पर लिखा हुआ होगा। अब इस नॉमिनी का रोल क्या होगा सर, इस नॉमिनी का रोल ये होगा कि कल को अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, जो 1% कंपनी का एक सिंगल सब्सक्राइबर है, जैसे मेरे एग्जांपल में राम है, तो कल को अगर राम की डेथ हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, इनकैपेसिटी फिजिकल या मेंटल हो सकती है, जैसे मेंटल इनकैपेसिटी हो गई, मान लो राम एक अनसाउंड माइंड का बंदा हो गया, तो इन्होंने बोला कि जो 1% कंपनी का सिंगल सब्सक्राइबर है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 1% कंपनी का जो ये सिंगल सब्सक्राइबर है इसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना है, इसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना है, और नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम के अंदर नॉमिनेशन क्लॉज में लिखना है। जैसे इसने मान लो अपना नॉमिनी बना दिया लक्ष्मण को, अब लक्ष्मण का रोल ये है कि कल को अगर राम की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, तो राम की जगह 1% कंपनी का जो मेंबर बन जाएगा अब वो लक्ष्मण बन जाएगा। तो एक तो सबसे पहली चीज तो सेक्शन 3 ने यही बोली। सेक्शन 3 बोला कि मेमोरेंडम के अंदर आप एक नॉमिनी का नाम लिख देना, जिससे सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो या सब्सक्राइबर की अगर इनकैपेसिटी हो तो सब्सक्राइबर की जगह जो नॉमिनी है वो कंपनी का मेंबर बन पाए।
क्लियर है क्या? अच्छा, लॉ अब आगे बोला, लॉ आगे बोला, लॉ आगे क्या बोला बेटा समझना। बेटा लॉ आगे ये बोला कि जिस भी बंदे को आप नॉमिनी बना रहे हो, बोले जबरदस्ती तो नॉमिनी बना नहीं सकते, उसको नॉमिनी बनाने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। प्रायर, प्रायर यानी पहले, लक्ष्मण को नॉमिनी बनाने से पहले आपको लक्ष्मण की रिटर्न में कंसेंट यानी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको लक्ष्मण की रिटर्न अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई वो नॉमिनी बनने के लिए रेडी है। और जिस टाइम आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, जिस टाइम आप 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, ये नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो याद रखना इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ये जो नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट है, ये जो नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी। किसको फाइल करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या होता है बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो लीगल अथॉरिटी है जो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन करती है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो गया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि आज अगर आप लक्ष्मण को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो लक्ष्मण की रिटर्न कंसेंट लो कि वो नॉमिनी बनने के लिए रेडी है। एक बार आपने नमन की लक्ष्मण की रिटर्न कंसेंट ले ली, फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लक्ष्मण की रिटर्न कंसेंट आपको फाइल करनी पड़ेगी। किसको फाइल करनी पड़ेगी? आरओसी को। तो आपको उसकी रिटर्न कंसेंट आरओसी को फाइल करनी पड़ेगी। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, ये बेटा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो सब्सक्राइबर है उसको अपॉइंट करना है नॉमिनी। नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में नॉमिनेशन क्लॉज में लिखना है। कल को अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई या इनकेपेसिटी हो गई तो नॉमिनी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। जिस भी बंदे को नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी रिटर्न कंसेंट लो। उसकी रिटर्न कंसेंट लेने के बाद उसकी रिटर्न कंसेंट की एक फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी आरओसी को। और आरओसी को कब सबमिट करनी पड़ेगी? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यहां तक बताओ बेटा, पहले यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों आगे सुनना, लॉ आगे बोला सर जैसे लक्ष्मण ने रिटर्न कंसेंट दे दी और लक्ष्मण नॉमिनी बन भी गया। मैं क्या बोल रहा हूं? लक्ष्मण ने मान लो रिटर्न कंसेंट दे दी और लक्ष्मण क्या बन गया? नॉमिनी बन भी गया। अब लक्ष्मण ने तो रिटर्न कंसेंट भी दे दी, लक्ष्मण नॉमिनी भी बन गया। अब मान लो लक्ष्मण 5-6 महीने तो नॉमिनी रहा। अब मैं कह रहा हूं क्या करो, मान लो कि लक्ष्मण 5-6 महीने तो नॉमिनी रहा। 5-6 महीने के बाद लक्ष्मण बोलता है मैं तो अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं, मैं तो अपनी कंसेंट वापस ले रहा हूं। लक्ष्मण क्या बोलता है कि मैं तो अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूं, मैं तो अपनी कंसेंट वापस ले रहा हूं, मुझे तो एज अ नॉमिनी काम ही नहीं करना। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या लक्ष्मण अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है? क्या लक्ष्मण अपनी कंसेंट वापस ले सकता है? क्या लक्ष्मण मना कर सकता है क्या कि आगे फ्यूचर में वो एज अ नॉमिनी काम नहीं करेगा? तो लॉ बोला यस ये अलाउड है। लॉ क्या बोला? लॉ बोला बेटा यस ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, लॉ बोला यस ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लॉ बोला जो बंदा नॉमिनी है, लॉ बोला जो बंदा नॉमिनी है वो अपनी रिटर्न कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी अपनी रिटर्न कंसेंट को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। तो लॉ बोला जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण विड्रॉ कर सकता है अपनी रिटर्न कंसेंट। ये चाहे तो अपनी रिटर्न कंसेंट को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है और फ्यूचर में एज अ नॉमिनी के तौर पे काम करने से मना कर सकता है। लेकिन लॉ बोला लक्ष्मण को अगर अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ करनी है तो बिफोर डेथ या इनकेपेसिटी करनी है, बिफोर डेथ या इनकेपेसिटी करनी है ऑफ सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की डेथ या इनकेपेसिटी से पहले आपको अपनी रिटर्न कंसेंट वापस लेनी होगी। ये रूल इसलिए है, एक चीज समझो, एक चीज समझो कि एक बार राम की मान लो डेथ हो गई या इनकेपेसिटी हो गई, फिर तो लक्ष्मण ही कंपनी का मेंबर बन जाएगा। फिर लक्ष्मण अपनी रिटर्न कंसेंट कैसे वापस लेगा? फिर थोड़ी ना लक्ष्मण अपनी रिटर्न कंसेंट वापस लेगा। तो अगर लक्ष्मण को अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ करनी है करे, लेकिन बिफोर डेथ
या इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर करे, लॉ बोला उस केस में फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले बोलो यहां तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब सर लो आगे बोला, आगे बोला। अच्छा सर, अब नेक्स्ट इश्यू ये आता है, क्या राम अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है? राम ने जैसे लक्ष्मण को अपना नॉमिनी बनाया हुआ है, तो क्या राम अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है? तो लॉ बोला कि जो वन मेंबर है, जो वन मेंबर है, सब्सक्राइबर है, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने वन सब्सक्राइबर किसे लिया है? मेरे एग्जांपल में बेटा, मेरे एग्जांपल में बेटा मैंने वन सब्सक्राइबर लिया है। मेरे एग्जांपल में बेटा मैंने वन सब्सक्राइबर लिया है। किसे लिया है बेटा? राम को लिया है। तो लॉ बोला जो वन सब्सक्राइबर है वो 1% कंपनी को नोटिस दे दे, वो 1% कंपनी को नोटिस दे दे कि मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं, और आप 1% कंपनी को नोटिस देके आप अपना नॉमिनी चेंज कर दो। मान लो राम का भी नॉमिनी लक्ष्मण है, राम मान लो लक्ष्मण की जगह नॉमिनी बनाना चाहता है भरत को, तो राम 1% कंपनी को नोटिस दे देगा कि मैं भरत को अपना नया नॉमिनी बनाना चाहता हूं। नोटिस दिया जाएगा प्रिस्क्राइब मैनर में। प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब हो गया कि जैसे रूल्स बोलेंगे। मैंने आपको प्रिस्क्राइब का मतलब बताया है, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। तो जिस तरीके से रूल्स बोलेंगे उन रूल्स को फॉलो करते हुए राम ओपीसी को नोटिस दे सकता है कि मैं अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं। अब सर जैसे ही राम ओपीसी को नोटिस देगा कि मैं अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं, तो ओपीसी की ड्यूटी है कि अगेन वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, प्रिस्क्राइब मैनर मतलब जैसे रूल्स बोलेंगे वो प्रिस्क्राइब मैनर में नोटिस दे। किसको नोटिस दे? आरओसी को। और फिर आपको आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी ये बात इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि नॉमिनी चेंज हो चुका है। बोले पहले हमारा नॉमिनी लक्ष्मण था, अब हमने लक्ष्मण की जगह अपना नया नॉमिनी भरत को बना दिया है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या चेंज ऑफ नॉमिनी करना अलाउड है, तो आप बोलेंगे हाँ चेंज ऑफ नॉमिनी करना अलाउड है। आपसे कोई पूछे नॉमिनी को चेंज करने का प्रोसेस क्या है, तो आप बोलेंगे जो सिंगल सब्सक्राइबर है तो सबसे पहले ओपीसी को नोटिस देगा कि मैं नॉमिनी चेंज करना चाहता हूं प्रिस्क्राइब मैनर में। फिर ओपीसी प्रिस्क्राइब मैनर में नोटिस देगी आरओसी को, और आरओसी को इन्फॉर्म करके बोलेगी कि हमने नॉमिनी चेंज कर लिया है। तो देखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझना बेटा बहुत जरूरी है बच्चों। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी भी चाहे तो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता है। मतलब अगर लक्ष्मण भी चाहे तो अपनी रिटर्न कंसेंट को वापस ले ले, और राम भी चाहे तो नॉमिनी को चेंज कर सकता है। पर अगर लक्ष्मण को अपनी रिटर्न कंसेंट वापस लेनी है तो उसको अपनी रिटर्न कंसेंट विड्रॉ करनी होगी डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर से पहले। और राम को अगर अपना नॉमिनी चेंज करना है तो चेंज करने का प्रोसेस है, राम नोटिस देगा ओपीसी को और ओपीसी नोटिस देगी आरओसी को। ये बेटा नॉमिनी को चेंज करने का प्रोसेस है। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes. बेटा, अब एक Yes, बहुत sir. अच्छा पॉइंट आता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेकिन मैं क्लियर करूंगा। बेटा एक बात बताओ, राम अगर नॉमिनी चेंज करता है तो मेमोरेंडम में चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने करने पड़ेंगे पड़ेंगे। भाई? क्यों नहीं करने पड़ेंगे? मुझे बताओ, नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो आज अगर मैं लक्ष्मण को हटा के भरत को नॉमिनी बनाता हूं तो मुझे बताओ मेमोरेंडम में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ मेमोरेंडम में चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, बोलो। No, sir. क्यों नहीं करने पड़ेंगे? नो कौन बोल रहा है? क्यों नहीं करने पड़ेंगे? नो बोला है किसी ने। क्यों नहीं करने पड़ेंगे बताना बेटा। नो बोला एक जने ने। क्यों नहीं करने पड़ेंगे बेटा बताओ मेमोरेंडम में चेंजेस? क्योंकि चेंज इन नॉमिनी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाता। तो मेमोरेंडम में चेंज ही नहीं करोगे? मेमोरेंडम में मतलब लक्ष्मण का नाम ही लिखे रहने दोगे, भरत का नाम ही नहीं लिखोगे? बोलो भाई, तनीषा।
बताओ भाई बताओ। तो सर देखो अब एक चीज समझना, कल याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था क्लास में, डीमिंग प्रोविजन का, यस सर। बताया था। तो सर एक चीज समझना, आज जब नॉमिनी चेंज होगा तो एक्चुअल में रियलिटी में तो मेमोरेंडम में चेंज होगा। जब आप नॉमिनी चेंज करेंगे तो एक्चुअल में रियलिटी में तो नॉमिनी चेंज होगा। देखो समझना, जब आप नॉमिनी चेंज करेंगे तो एक्चुअल में रियलिटी में तो नॉमिनी चेंज होगा, लेकिन लॉ ये बोला कि हम ये मानेंगे नहीं कि नॉमिनी चेंज हुआ है। लॉ बोला कि हम ये मानेंगे नहीं कि, मतलब लॉ बोला कि आज अगर आपने नॉमिनी को चेंज किया तो रियलिटी में सोचोगे तो मेमोरेंडम में चेंज होगा, रियलिटी में तो होगा, लेकिन ये एक डीमिंग प्रोविजन है, ये एक डीमिंग प्रोविजन है, ये मान लिया जाएगा कि मेमोरेंडम में चेंज नहीं हुआ है। तो लॉ बोले कि डीमिंग प्रोविजन है कि चेंज इन नॉमिनी will not be deemed to be change, will not be deemed to be change in memorandum। बोले अगर नॉमिनी में चेंज हुआ भी है तो हम ये नहीं मानेंगे कि मेमोरेंडम में चेंज हुआ है, हम ये नहीं मानेंगे कि मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन हुआ है। shall not be deemed to be alteration in memorandum, इसे मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। सर ये प्रोविजन क्यों बनाया, इसके पीछे लॉजिक भी बताता हूं। बेटा ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया क्योंकि मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए आगे जाके मैं पढ़ूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो अगर नॉमिनी के चेंज को मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन मान लेते तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती। सर मैं क्या बता रहा हूं कि इसे ऐसा रूल क्यों बनाया, इन्होंने बोला कि अगर आप नॉमिनी चेंज करोगे तो हम उसे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं मानेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि क्योंकि हम जब मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। तो आज अगर नॉमिनी के चेंज को मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन मान लेते तो नॉमिनी चेंज करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए नॉमिनी चेंज को इजी बनाने के लिए बोल दिया कि आप मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम चेंज करो। एक्चुअल में तो ऑब्वियस सी बात है नॉमिनी का नाम चेंज होगा ही होगा, लेकिन बोले हम डीमिंग प्रोविजन ये मान के चलेंगे कि अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज भी किया है तो मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए क्या क्या बातें याद रखेंगे अब एट द एंड ऑफ द डे। सबसे पहला, सब्सक्राइबर को एक नॉमिनी बनाना है, नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम के नॉमिनेशन क्लॉज में लिखा रहेगा। अच्छा, नॉमिनी का रोल क्या होगा कि कल को सब्सक्राइबर की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई तो नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, जिस भी बंदे को नॉमिनी बनाना है उसकी पहले रिटन कंसेंट लो कि वो नॉमिनी बनना चाहता है, फिर उसकी रिटन कंसेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल करना आरओसी को। फिर नॉमिनी चाहे तो अपनी रिटन कंसेंट को वापस भी ले सकता है, लेकिन अगर उसको अपनी रिटन कंसेंट वापस लेनी है तो सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी से पहले लेनी है। नेक्स्ट, नॉमिनी को चेंज करना अलाउड है, चेंज ऑफ नॉमिनी अलाउड है, चेंज ऑफ नॉमिनी अलाउड है, बट अगर चेंज ऑफ नॉमिनी करना है तो सब्सक्राइबर को प्रिस्क्राइब मैनर में नोटिस देना होगा ओपीसी को, और फिर जो बेटा ओपीसी है वो प्रिस्क्राइब मैनर में नोटिस देगी आरओसी को। और लास्ट पॉइंट, एक डीमिंग प्रोविजन है कि अगर आपने चेंज इन नॉमिनी किया तो चेंज इन नॉमिनी को ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम माना नहीं जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है प्रोविजन? Yes, Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट या क्वेरी? No, अब sir. बेटा ये दो मैंने एग्जांपल बनाए हैं, अगर आपका मन हो तो कॉपी में बना लेना। और यहाँ पे आके बेटा सेक्शन 3 के लीगल प्रोविजंस खत्म हो गए। कहाँ के खत्म हो गए बेटा? सेक्शन 3 के। अब बेटा नॉमिनी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस गिवन है रूल्स में। नॉमिनी से रिलेटेड बेटा कुछ प्रोविजंस कहाँ गिवन है? रूल्स में गिवन है। कौन से रूल्स में? इस चैप्टर में हम कौन से रूल्स पढ़ेंगे बताओ? Incorporation. incorporation rules. कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। कुल मिला के 1% कंपनी से रिलेटेड बेटा बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो अब रूल्स में गिवन है। अब हम रूल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और रूल्स बेटा मेरी शीट में गिवन है पेज नंबर 2.3 पर। तो देखते हैं रूल्स में क्या है।
पहले मुझे बताओ सेक्शन 3 में क्या क्या बातें लिखी थी, वो आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। मुझे तो सिर्फ ये बता दो कि सेक्शन 3 में जो जो बातें लिखी हुई थी वो आपको समझ में आई या वो बातें आपको नहीं समझ में आई? आ गई सर। आ गई सर। कोई डाउट है सेक्शन 3 में किसी भी बच्चे का? नो सर। नो सर। पक्का किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। श्योर हो? चलो तो बेटा एक बार मैं इतना पॉइंट आपको शीट से रीड कराता हूं। इतना पॉइंट शीट से रीड करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। डन है क्या बेटा? यस सर। पहले इतना पॉइंट पढ़ लें शीट से। यस सर। ठीक है सर, तो पहले आ जाओ, इतना पॉइंट अपन रीड करते हैं फिर आगे देखेंगे। फिर बोल रहा हूँ, इतना पॉइंट पहले रीड करते हैं फिर आगे देखेंगे। तो बेटा दिखा आपको सेक्शन 3 बोर्ड पर? यस सर। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है, एडिशनल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम में। नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा होगा? मेमोरेंडम में। तो लिखा हुआ है द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी shall state the name of any other person herein after referred to as nominee। मतलब ओपीसी के मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम लिखना है, और नॉमिनी का रोल क्या होगा? Who shall become the member of OPC। नॉमिनी बेटा ओपीसी का मेंबर बनेगा। कब बनेगा? अगर डेथ हो जाएगी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की, या इनकैपेसिटी हो जाएगी किसकी? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम की, तो फिर बेटा नॉमिनी मेंबर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ नॉमिनी। ये बोल रहा है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसकी कंसेंट लो कि वो नॉमिनी बनने के लिए रेडी है। तो ये बोल रहा है नेम ऑफ नॉमिनी आप इंडिकेट करना मेमोरेंडम में। इंडिकेट करना मतलब शो करना। आप नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में तभी शो करना, ये बोल रहा है, एक सेकंड बेटा, ये बोल रहा है हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि आप नॉमिनी का नाम इंडिकेट करना मेमोरेंडम में सिर्फ उसकी रिटर्न कंसेंट लेके, ओनली विद हिज रिटर्न कंसेंट। अच्छा, और रिटर्न कंसेंट किसको फाइल करना? ये बोल रहा है द रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी। बोले जो भी रिटर्न कंसेंट ऑन नॉमिनी की वो आपको फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट आपको रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। किसके टाइम पे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा विड्रॉल ऑफ कंसेंट। क्या नॉमिनी अपनी कंसेंट वापस ले सकता है? तो हाँ ले सकता है। द नॉमिनी मे विड्रॉ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द नॉमिनी मे विड्रॉ हिज कंसेंट एट एनी टाइम, कभी भी विड्रॉ कर सकता है लेकिन डेथ से पहले, बट बिफोर डेथ और इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मेंबर। मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी से पहले। नेक्स्ट आता है चेंज इन नेम ऑफ नॉमिनी। यहां क्या लिखा है? अ चेंज मे बी मेड। बोले आप चेंज कर सकते हो। बोले अ चेंज मे बी मेड इन द नेम ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। बोले ये जो प्रोसीजर है इससे कंप्लाई करके। बाय कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग, प्रोड्यूसर नहीं है बेटा, ये प्रोसीजर होगा। तो जो प्रोसीजर मैंने यहां लिखा है उससे कंप्लाई करके आप नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो। सबसे पहला मेंबर को नोटिस देना है। द मेंबर शैल गिव अ नोटिस। मेंबर को नोटिस देना है। मेंबर शैल गिव नोटिस फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ नॉमिनी। मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा नॉमिनी का नाम चेंज करने के लिए। नोटिस कैसे देगा? बोले प्रिस्क्राइब्ड मैनर में देगा। प्रिस्क्राइब मैनर मतलब जैसे रूल्स बताएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग मेंबर नोटिस देगा। देखो क्या लिखा है, मेंबर को इंटीमेट करना है। इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म करना है। किसको नोटिस देना है, किसको इन्फॉर्म करना है? बोले मेंबर शैल इंटीमेट सच चेंज टू द ओपीसी। आपको ओपीसी को ये चेंज इन्फॉर्म करना है। और कैसे इन्फॉर्म करेंगे? बोले विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स।
तो जिस तरीके से रूल्स बोलेंगे, मेंबर को नॉमिनी का चेंज इंटीमेट करना है ओपीसी को, फिर ओपीसी क्या करेगी, द ओपीसी शेल इंटीमेट सच चेंज, ओपीसी ये चेंज इंटीमेट कर देगी रजिस्ट्रार को, अगेन जैसे रूल्स बोलेंगे वैसे। बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। इसमें बेटा यही लिखा है कि अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज कर भी दिया तो उसे मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। एनी चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी shall not be deemed to be an alteration of memorandum। अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज कर भी दिया तो नॉमिनी का नाम चेंज करने को मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन माना नहीं जाएगा। यहां पर आकर हमारे लिए खत्म होता है सेक्शन 3 कि सेक्शन 3 में क्या लिखा है। अब बेटा 1% कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है रूल्स में, प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल्स। मैं फिर बोल रहा हूं, अब बेटा 1% कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस गिवन है रूल्स में। अब 1% कंपनी से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस रूल्स में गिवन है? सबसे पहले तो बच्चों आपको रूल्स का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा आपको रूल्स का नाम पता होना चाहिए, बाकी सब छोड़ो। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? रूल्स का नाम पता होना चाहिए। जब आपको रूल्स का नाम पता होगा तो ही काम बन पाएगा। जब तक आपको रूल्स का नाम नहीं पता है बच्चों, तब तक काम नहीं बन पाएगा। और रूल्स का नाम क्या है? रूल्स का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। फिर बोल रहा हूं, रूल्स का नाम क्या है? रूल्स का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रूल्स 2014। तो जो ये रूल्स हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी रूल्स 2014, इन रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा अब 1% कंपनी के क्या प्रोविजंस हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। देखेंगे बच्चों क्या प्रोविजंस है, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए देखते हैं अब रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। फिर बोल रहा हूं, रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखेंगे, रूल्स में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा बेटा। अब रूल्स में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पर फोकस करिएगा। रूल्स में क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पर फोकस करिएगा। अब सर रूल्स में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले तो एलिजिबल कौन है। रूल्स में बेटा एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि सबसे पहले तो एलिजिबल कौन है 1% कंपनी बनाने के लिए। एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है बेटा, अब इधर देखना बेटा। अब रूल्स में क्या लिखा हुआ है, रूल्स के अंदर बेटा एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 1% कंपनी बनाने की। एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट, रूल्स में लिखा हुआ है बेटा एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी और टू बी नॉमिनी। मतलब बेसिकली पहला तो रूल्स के अंदर बेटा क्वालिफिकेशन है कि कौन 1% कंपनी का मेंबर बनेगा, मेंबर की भी है और नॉमिनी की भी है। और ये रूल्स कौन से हैं? ये रूल्स है बेटा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स। ये रूल्स है बेटा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। अब इन रूल्स में लिखा है कि ओपीसी कौन बना सकता है, ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है। इसमें लिखा है पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी ओनली। बेसिकली ये पॉइंट बता रहा है कि ओपीसी का मेंबर कौन बनेगा। तो बोले आप ओपीसी का मेंबर बनने के लिए तभी एलिजिबल हो, आप ओपीसी बनाने के लिए तभी एलिजिबल हो जब एक तो आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। नेचुरल पर्सन मतलब जिंदा आदमी। नेचुरल पर्सन मतलब इधर मैन और वुमेन। तो आप एक तो नेचुरल पर्सन होने चाहिए 1% कंपनी बनाने के लिए। दूसरे आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सर इंडिया का भारत का नागरिक होना,
सर सिटीजन होने का मतलब होता है किसी देश की नागरिकता होना। सिटीजन होना मतलब भारत का नागरिक होना, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सर एक होता है सिटीजन, एक होता है रेसिडेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बेटा सिटीजनशिप तो क्या होती है कि जैसे आप इंडिया में पैदा हुए तो आप इंडियन सिटीजन हो गए, ये है इंडियन सिटीजन। सर लेकिन अब बहुत सारे ऐसे इंडियन सिटीजन हैं जो आज की तारीख में यूएसए में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और भी कई फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। तो इन्होंने बोला आप इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है। वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट। बोले आप रेसिडेंट हैं तो भी बढ़िया, रेसिडेंट नहीं है तो भी बढ़िया। बोले आप एलिजिबल होंगे ओपीसी बनाने के लिए। क्या बोल रहा है? बोले आप एलिजिबल होंगे क्या बनाने के लिए? ओपीसी बनाने के लिए। ओनली इफ, कब एलिजिबल है आप ओपीसी बनाने के लिए? ओनली इफ अगर आप नेचुरल पर्सन हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, चाहे आप इंडिया के रेसिडेंट हैं या नहीं। रेसिडेंट इन इंडिया होना जरूरी नहीं है। देखो बेटा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रेसिडेंट उसे माना जाता है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा रह के गया। जैसे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 21-22, तो 21-22 से प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 2021। अब बेटा 2021 में अगर मैं इंडिया में 120 डेज और मोर स्टे कर लूं, अगर 2021 में मैं इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा स्टे कर लूं, तो बेटा मुझे इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा, मुझे इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो बेटा इन्होंने बोला कि आप चाहे इंडिया के रेसिडेंट है चाहे आप नहीं है, आप 1% कंपनी बना सकते हैं, लेकिन आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया। रेसिडेंट कौन है? हु हैज स्टेड इन इंडिया, जिसने इंडिया में स्टे किया हो फॉर नॉट लेस देन 120 डेज, 120 डेज से कम स्टे नहीं किया हो, फॉर नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो बंदा रेसिडेंट है। बोले लेकिन आप रेसिडेंट हो तो ठीक है, आप रेसिडेंट नहीं हो तो ठीक है, आप 1% कंपनी बना सकते हो। और बेटा यही सेम क्वालिफिकेशन लगती है नॉमिनी पे। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अ नॉमिनी, आप नॉमिनी भी तभी बन पाओगे, सेम क्वालिफिकेशन नॉमिनी पे है फॉर द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी ओनली इफ, अगेन नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो अगर आपको नॉमिनी भी बनना है तो आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया है तो भी चलेगा, रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो भी चलेगा। तो ये बेटा एलिजिबिलिटी हो गई टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी और टू बी आ नॉमिनी। यहां तक बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट सबको Yes, sir. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बेटा आगे देखना, अब बेटा आगे देखना। अब सर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक जना कितनी ओपीसी बना सकता है। एक क्वेश्चन क्या आता है बेटा? एक क्वेश्चन ये आता है कि एक जना कितनी ओपीसी बना सकता है। एक क्वेश्चन बच्चों ये आता है कि एक जना कितनी ओपीसी बना सकता है। मैं एक ओपीसी बना सकता हूं या 2 ओपीसी बना सकता हूं या 3 ओपीसी बना सकता हूं। तो बेटा लॉ में रूल ये है, लॉ में रूल ये है कि एक पर्सन, लॉ में रूल ये है कि एक पर्सन मैक्सिमम एक ही ओपीसी बना सकता है। मैं एट अ टाइम एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं एट अ टाइम एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। आप एक चीज समझना, एक मेंबर एक बार में एक ही ओपीसी बना सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक मेंबर एक बार में एक ही ओपीसी बना सकता है, कोई भी मेंबर एक बार में एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। जैसे मान लो मैंने आज एक ओपीसी बना ली, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने आज एक ओपीसी बना ली, तो अब मैं चाहकर भी बेटा एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। उसी तरह बेटा आप जो नॉमिनी भी है, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, आप जो नॉमिनी भी है मैक्सिमम एक ही ओपीसी के बन सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो नॉमिनी भी है वो मैक्सिमम एक ही ओपीसी के बन सकते हो। आप कभी भी एक से ज्यादा ओपीसी के, कभी भी एक से ज्यादा ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते। हाँ ये जरूर है कि आप ऐसा कर लो कि आप एक ओपीसी के तो मेंबर हो गए,
हाँ, ऐसा आप कर सकते हो कि आप एक ओपीसी के तो मेंबर हो गए और दूसरी ओपीसी के नॉमिनी हो गए, वो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, समझना। राम करके एक बंदा है, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो एबीसी ओपीसी लिमिटेड का तो मेंबर हो गया और मान लो पीक्यूआर ओपीसी लिमिटेड का नॉमिनी हो गया। ये जरूर पॉसिबल है कि आप एट अ टाइम एक ओपीसी के मेंबर हो जाओ और एक ओपीसी के नॉमिनी हो जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जरूर पॉसिबल है कि आप एट अ टाइम एक ओपीसी के मेंबर हो जाओ और एक ओपीसी के नॉमिनी हो जाओ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप दो ओपीसी के मेंबर बन जाओ या दो ओपीसी के नॉमिनी बन जाओ। अब बेटा इसमें अगर ये जो प्रोविजन मैंने अभी बोर्ड पर भी समझाया कि एक ओबीसी के मेंबर बन जाओ, एक ओबीसी के नॉमिनी बन जाओ, इसमें भी बेटा एक टेक्निकल इशू है। कोई बता सकता है क्या टेक्निकल इशू है? सर अगर ये नॉमिनी का मेंबर मर गया तो? हाँ, ये तो मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया, आई एम श्योर आपको समझ में भी आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं एबीसी ओपीसी का तो मेंबर हूं, समझना प्रॉब्लम क्या है। मैं एबीसी ओपीसी का तो मेंबर हूं, लेकिन पीक्यूआर ओपीसी का नॉमिनी हूं। अब पीक्यूआर ओपीसी का मेंबर मर गया तो क्या होगा? पीक्यूआर ओपीसी का मेंबर मर गया तो क्या होगा? फिर तो मैं पीक्यूआर का भी मेंबर बन जाऊंगा। भाई आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पीक्यूआर ये जो ओपीसी है इसके मेंबर की डेथ हो गई तो फिर तो मैं भी वहां का मेंबर बन जाऊंगा, फिर तो मैं दो का मेंबर हो जाऊंगा। तो Yes, इस केस में लॉ ने बोला आपको 180 डेज का टाइम मिलता है डिसाइड करने के लिए कि आप कौन सी एक ओपीसी में कंटिन्यू करना चाहते हो। चाहिए तो एबीसी ओपीसी कंटिन्यू कर लेना, चाहे तो पीक्यूआर ओपीसी में कंटिन्यू कर लेना, किसी भी एक ओपीसी में कंटिन्यू कर लेना, चाहे तो एबीसी में कंटिन्यू कर लेना, चाहे तो पीक्यूआर में कंटिन्यू कर लेना। तो इन्होंने बोला इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर बन जाते हो इस सिचुएशन में, तो आपको 180 डेज का टाइम मिलेगा प्रॉपर स्टेप लेने के लिए। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले प्रोविजन पढ़वा। नेचुरल पर्सन shall not be a member of more than one OPC. आप एक से ज्यादा ओपीसी के मेंबर नहीं बनोगे at any point of time, and the said person shall not be a nominee, और नॉमिनी भी नहीं बनोगे of more than one OPC। बताइए स्टूडेंट्स, ये पूरा प्रोविजन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई डाउट या क्वेरी इस प्रोविजन में? तो हाँ बेटा बोलिए। जैसे राम जैसे दो में मेंबर्स है, लेकिन फिर मतलब एक में उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, तो फिर उस वाली कंपनी का क्या होगा? लाइक वो बेच देगा ना बेटा, किसी को पैसे मिलेंगे ना, बेच देगा। जिससे बेचेगा वो मेंबर मतलब वो बन किसी जाएगा। और को भी मेंबर बना सकता है? सब बेचेगा ना, बिजनेस। मेंबर क्या बनाना है, किसी और को बेच देगा, बस जो बेच देगा वो मेंबर बन जाएगा। ओके सर। आपको किसी को क्या मेंबर बनाना है? भाई आज मेरे पास दो ओपीसी हो गई, मेरे को पता है मेरे को एक ही कंटिन्यू करना अलाउड है, तो एक बेच दूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलो बच्चों आगे। Yes, sir. Excuse me, sir. इसमें एक लाइन लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, अगर आपके पास बुक नहीं हो तो। वैसे कल तो बुक मैं आपको दे ही दूंगा। इसमें लिख लेना वेयर अ पर्सन becomes member of more than one OPC for any reason, then he must leave any one OPC कितने दिन में छोड़नी पड़ेगी कोई भी एक ओपीसी? 180 days. 180 डेज। विद इन 180 डेज। ठीक है, हाँ जी। अब कोई क्वेरी पूछ रहा था, पूछो। नहीं है कोई क्वेरी? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो ये एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट हो गई, ये लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंपनीज हो गई। नेक्स्ट है बेटा प्रोहिबिशन ऑन माइनर। ध्यान रखना बेटा, जो माइनर है वो ना तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है ना ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। माइनर कैन नॉट बिकम
अब मेंबर ऑफ ओपीसी, ना तो बेटा माइनर ओपीसी का क्या बनेगा, मेंबर बनेगा। ध्यान रखो ये चीज। सर आज एक माइनर बंदे में आप सबको पता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि बेटा एक माइनर बंदे में क्या नहीं होती, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। इस चीज को समझना, क्योंकि बेटा एक माइनर बंदे में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, तो बेटा एक माइनर बंदा ना तो ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ना एक माइनर बंदा ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। और एक और बात लिखी हुई है, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, आगे के चैप्टर्स की है। सर जो माइनर बंदा है उसका ओपीसी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। एक चीज याद रखना, जो माइनर बंदा है उसका ओपीसी के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। माइनर का जो ओपीसी है उसके अंदर क्या नहीं हो सकता बेटा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो बेटा जो अब आप मेरे से ये मत पूछना बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है। मैं जब आपको कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है। तब मैं फिर बोल रहा हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है। तब मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, तब मैं आपको क्लियर बता दूंगा व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी बेटा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी बेटा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो माइनर है, जो कौन है बेटा, माइनर है, वो ना तो ओपीसी के अंदर मेंबर बन सकता है, जो माइनर है वो ना तो ओपीसी के अंदर मेंबर बन सकता है, ना माइनर बेटा ओपीसी के अंदर नॉमिनी बन सकता है, और ना ही माइनर होल्ड करेगा शेयर्स विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन ओपीसी। और ये वाला पॉइंट आपको मैं कौन से चैप्टर में समझाऊंगा, लिख भी देता हूं बगल में। ये वाला पॉइंट बेटा हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में। और लास्ट प्रोहिबिशंस लगी हुई है बेटा ओपीसी पे कुछ। सर ओपीसी एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी काम नहीं कर सकती। ओपीसी अगर आप बनाओ तो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से ही बनाना। ओपीसी एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी काम नहीं कर सकती। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो बेटा ओपीसी का बिजनेस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओपीसी आप नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं बना सकते। अगर ओपीसी बनानी है तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाना। और बेटा सर एक बिजनेस होता है एनबीएफसी बिजनेस। एनबीएफसी बिजनेस में एक तो आप लोन एंड एडवांसेस देते हैं, और एक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं इसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें एक तो आप लोन एडवांस देते हैं और एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लॉ बोला अगर आपने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस करने के लिए ओपीसी बनाई है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आप नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। मतलब आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के लोगों को लोन एडवांस दो, समझना आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के लोगों को लोन एडवांस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के लोगों को लोन एडवांस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बना के लोगों को लोन एडवांस दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बनाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी तो वो अलाउड नहीं होगा, वो अलाउड नहीं होगा इन केस ऑफ 1% कंपनी, वो अलाउड नहीं होगा इन केस ऑफ 1% कंपनी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। अरे बोलो भाई, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, बताओ जल्दी से। Yes, sir. ये बात समझ में आती है सबको? चलिए तो देखिए क्या लिखा है, ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटीज माने शेयर डिबेंचर, बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी। यानी कुल मिला के आप कंपनी के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप कंपनी के शेयर डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट, आप कंपनी के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस नहीं करोगे। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, आप कंपनी के शेयर डिबेंचर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस नहीं करोगे। यहां पर आकर बेटा
वन पर्सन कंपनी के पूरे पूरे प्रोविजंस होते हैं कंप्लीट। अब एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल जब आपको बुक मिले तो आप ये सारी बातें बुक के अंदर लिख पाए। पहले इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकर मुझे ओके कर दीजिएगा। यस सर। यस सर। अब इस वाले पार्ट का ले लीजिए।